अजीज तलबा, पिछले लेक्चर में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा और इस लेक्चर में हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की जो है वो बैलेंस शीट तैयार की जाती है। उसमें आपने जो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वो एक तरफ तो ज़रा आपके एसेट्स आएंगे। नॉर्मल एसेट्स के बारे में हम जानते हैं, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे नॉर्मल एसेट्स हैं। तो प्रॉब्लम जो होती है स्टूडेंट्स को नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की बैलेंस शीट तैयार करते वक्त वो होता है कि रेवेन्यू आइटम्स के हवाले से कि रेवेन्यू आइटम्स को हमने कहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो रेवेन्यू आइटम्स में हमारे दो तरह के आइटम होते हैं, एक हमारी कहलाती हैं इनकम्स और दूसरे हैं एक्सपेंडिचर। जो रिसीट साइड पे आइटम लिखे हुए हैं वो हमारे इनकम है, उनसे रिलेटेड नीचे कोई एडजस्टमेंट आ जाती है तो उसको हमने किस तरीके से देखना है। और जो दूसरे हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंडिचर के हवाले से नीचे एडजस्टमेंट में कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं तो उन्हें हमने बैलेंस शीट में कहाँ रिकॉर्ड करना है, ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। तो उसमें आप ज़हन में रखें कि जो इनकम के रेलिवेंट अकाउंट हैं ये रिसीट साइड पे लिखे हुए होंगे और इनके साथ नीचे अगर कोई एडजस्टमेंट दी गई है, अगर तो वर्ड आ रहा है एरियर, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो इनकम का एरियर बकाया होने का मतलब ये कि ये पैसे आपने वसूल करने हैं, ये पैसे आपने लेने हैं और जो पैसे आपने लेने होते हैं वो आपका एसेट्स कहलाता है। तो इसे आपने एसेट्स में लिखना है। अगर इनकम के आइटम के साथ एरियर, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, तो ये हमारी जो है वो एसेट्स में शो होगा। दूसरी तरफ जो है अगर ये एडवांस हो जाता है, फॉर द नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ आ जाता है, या बाज़ का साल दे रहा होता है तो 2004 है और 2005 का हो गया, तो इस सूरत में सिचुएशन ये बनती है कि हम जो 2004 का अगर बना रहे हैं तो 2005 का एडवांस हो गया, तो इसको हम जो है एडवांस इनकम का नाम देते हैं और ये हमारी लायबिलिटी होती है जो हमने टाइम से पहले ले ली है और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें वापस करनी पड़ सकती है। दूसरे होते हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर इनकम के उलट सिचुएशन होती है, इसमें अगर एरियर, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, तो ये बेसिकली पेएबल हैं, वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने पे करने हैं। तो जो एक्सपेंसेस हमने पे करने होते हैं वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है, तो इसे हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी के अंदर शो करना है। दूसरी तरफ अगर एक्सपेंडिचर एडवांस हो जाते हैं, अगले साल के हो गए, तो ये प्रीपेड कहलाते हैं और प्रीपेड जो है वो हमारे एसेट्स हैं। तो अभी हमें ये कंफर्म हो गया कि इनकम से रिलेटेड अगर आइटम्स होंगे तो वो हमने कहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं। अगर वो एरियर या एक्रूड, आउटस्टैंडिंग है तो एसेट्स हैं और अगर एडवांस हैं तो लायबिलिटी है। एक्सपेंसेस से रिलेटेड आइटम इसके उलट हो जाएंगे, अगर एरियर, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी है और अगर वो एडवांस हैं या प्रीपेड हैं तो वो हमारे एसेट्स कहलाएंगे। रेवेन्यू आइटम्स के हवाले से हमने सीख लिया कि कौन कौन से आइटम जो हैं वो एसेट्स में आएंगे और कौन से जो हैं वो हमारे एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे। अब दूसरा मसला जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि वो आइटम हमने बैलेंस शीट में लिखने हैं या कैपिटल फंड में लिखने हैं। बैलेंस शीट तो हमारी सिंपल बन रही होती है, एसेट्स हैं, एक तरफ लायबिलिटीज हैं और उसमें कैपिटल फंड हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और कैपिटल फंड की कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट्स के अंदर करते हैं और इसमें भी वही ओपनिंग एसेट्स एक साइड पे आ जाते हैं और ओपनिंग लायबिलिटीज जो है वो दूसरी साइड पे आ जाती है। अब तलबा जो है वो परेशानी का शिकार होते हैं कि जी ये वाला आइटम हमने बैलेंस शीट में लिखना है या ये जो आइटम है ये कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो उसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे जो करंट एसेट्स हैं या रेवेन्यू आइटम्स में से जो आइटम आएंगे हमारे पास, उनके अगर तो वो ओपनिंग बैलेंस से साथ देगा, ओपनिंग बैलेंस दिए हुए होंगे
या उनके साथ लिखा हुआ होगा फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है, पिछले साल के रिलेटेड है। तो ये आइटम कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होंगे जो साल के शुरू की डेट के हैं, साल के शुरू में हैं, या जिनके साथ पिछले साल का कोई भी हवाला दिया गया है। तो ये कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी कैपिटल फंड में आएगा। इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई पिछले साल का आइटम है वो भी कैपिटल फंड में आएगा। तो रेंट से रिलेटेड है वो भी कैपिटल फंड में आएगा। तो जो इस साल के और अगले साल से रिलेटेड आइटम होंगे वो हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाएंगे, उन्हें हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स हैं, तो ये आपके फिक्स एसेट्स हैं। तो अगर इनके साल के शुरू में बैलेंस दिया गया होगा तो इन्हें आपने दोनों जगह पे रिकॉर्ड करना है। इसे आप कैपिटल फंड की कैलकुलेशन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे जो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, और बैलेंस शीट में भी लिखेंगे, क्योंकि फिक्स एसेट्स कई सालों तक आपके पास रहते हैं और आप उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं और उनसे फायदा उठाते हैं। तो अगर किसी भी फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है तो वो दोनों जगह पे रिकॉर्ड होगा, कैपिटल फंड की कैलकुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होगा और बैलेंस शीट में भी लिखा जाएगा। फर्क ये होगा कि जब हम उसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे तो उसके साथ उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो बैलेंस शीट में एसेट की बुक वैल्यू लिखी जाएगी। तो ये इस तरह से हमें समझ में आ गया कि कौन कौन से आइटम हमारे एसेट्स हैं, कौन से आइटम हमारी लायबिलिटीज हैं, और कौन से आइटम को हमने जो है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, और कौन कौन से आइटम हैं जो हमारे कैपिटल फंड की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होंगे।